भागवत के एक बयान से सियासी पारा चढ़ गया। महात्मा गांधी पर लिखी गई एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू कभी भारत विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन आरएसएस प्रमुख के बयान पर ओवैसी ने नाथूराम गोडसे की मिसाल देते हुए सवाल खड़ा कर दिया। के बयान पर निशाना साधा। ओवैसी ने तंज करते हुए लिखा, क्या भागवत जवाब देंगे? गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे में क्या कहेंगे? नेल्ली कत्लेआम के लिए जिम्मेदार आदमी के बारे में क्या कहेंगे? साल 1984 के सिख विरोधी दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के बारे में क्या कहेंगे? ये मानना तर्कसंगत है कि अधिकांश भारतीय देशभक्त हैं, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। इससे पहले दिल्ली में जे.के. बजाज और एम.डी. श्रीनिवास की किताब मेकिंग ऑफ ए हिंदू पेट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी हिंद स्वराज का विमोचन करते हुए भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वो निश्चित रूप से देशभक्त होगा। हिंदू पेट्रियट यानी हिंदू है तो पेट्रियट होना ही पड़ेगा, उसको वो मूल में उसके प्रकृति में वो है। हाँ, ऊपर की राग धूल झाड़कर उसको खड़ा करना पड़ता है। सोया हुआ पेट्रियट रहता है और जागरूक पेट्रियट रहता है, ये हो सकता है। लेकिन भारत विरोधी ऐसा कोई नहीं रहता है, भारत द्रोही ऐसा कोई नहीं रहता है। आरएसएस प्रमुख ने दावा किया कि महात्मा गांधी ने अपने धर्म और देशभक्ति को कभी अलग नहीं माना, लेकिन महात्मा गांधी के हत्यारे का ही जिक्र करके ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने आगे लिखा, ये केवल आरएसएस की विचारधारा में ही है कि एक धर्म के अनुयायियों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जबकि दूसरों का जीवन ये बताने में निकल जाता है कि उन्हें भी यहाँ रहने का अधिकार है और वो खुद को भारतीय कह सकते हैं। कि सरसंघ चालक जी ने क्या कहा है, ये भारत है, भारतीयता है, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, यहाँ सर्वधर्म संभाव की बात होती है, यहाँ की मिट्टी में सब के लिए चिंता करने वाली बात होती है। और यही वजह है कि दुनिया के ओल्डेस्ट चर्च भारत में, जो भारतीयता को समझता है वो किसी धर्म के विरोध में नहीं हो सकता। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो रजाकार आंदोलन से निकली हुई उनकी पार्टी है, वो हर चीज को अलग नजरिए से देखते हैं। मोहन भागवत पर ओवैसी के पलटवार के बाद इस विवाद का तूल पकड़ना तय है। अमेरिकी डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने 55% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे स्वीकार्य नेता माना है। ये फर्म दुनिया के टॉप नेताओं के कार्यकाल, उनकी लोकप्रियता, उनकी नीतियों पर नजर रखती है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन किया। कोरोना काल में उनके लिए फैसलों पर लोगों ने भरोसा जताया। गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा 55% आया है। सभी प्रमुख देश इसमें थे, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मन, ब्राजील, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। गैलप इंटरनेशनल ने भी एक सर्वे किया था, तो जिसमें आया था कि 91% भारतीय मानते हैं कि कोविड के बारे में मोदी जी ने जो किया है काम वो बहुत अच्छा है। सी वोटर और IANS ने भी सर्वे किया है, उसमें 75% लोगों ने कहा है कि कोविड के बारे में मोदी जी की रणनीति बहुत सफल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्रशंसा की है। बीसीसीआई के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली दिल का हल्का दौरा पड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल ने बताया है कि उनकी तबीयत अब ठीक है। सौरव गांगुली से मिलने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी गांगुली से मुलाकात की। डॉक्टर ने बताया है कि सौरव गांगुली की एंजियोप्लास्टी हुई है और अब उनकी हालत स्थिर है। उनके हार्ट में 2 ब्लॉकेज हैं, जिसका इलाज किया जाएगा।
और खेल की दुनिया के तमाम दिग्गजों ने गांगुली के लिए प्रार्थना की है। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करके दादा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। गांगुली के जोड़ीदार रहे तेंदुलकर ने एक प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि अभी सौरभ की बीमारी का पता चला। उम्मीद है कि हर गुजरते दिन के साथ आप पूर्ण और शीघ्र स्वस्थ होंगे। जल्द ठीक हो जाइए। भारतीय कप्तान कोहली ने ट्वीट किया, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा हूं, जल्द ही ठीक हो जाइए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। औरंगाबाद में स्थानीय चुनाव हैं, लिहाजा शिवसेना औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने पर अड़ी है, लेकिन कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है। याद दिला रहे हैं कि महाअघाड़ी सरकार 3 पार्टियों की है, इसीलिए शिवसेना का एजेंडा लागू नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में फिलहाल 3 पार्टियों की सरकार चल रही है और तीनों पार्टियों ने मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रखा है और इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के हिसाब से ही सरकार को काम करना है। और ऐसे में अगर कोई एक सहयोगी दल या कोई एक घटक दल अगर अपना कोई एजेंडा इस सरकार पे थोपना चाहेगा तो निश्चित तौर पर यह सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का उल्लंघन होगा। और इसलिए औरंगाबाद शहर के नाम बदलने के लिए जो एक जिद शिवसेना की चल रही है, वो जिद निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म के खिलाफ है और बहुत ज्यादा जिद करेंगे तो सरकार के लिए खतरा बन सकता है। संजय निरुपम ने इशारे में शिवसेना को सरकार की चिंता करने की नसीहत दे दी। बाला साहब थोराट भी इस मुद्दे पर शिवसेना का विरोध करने की बात कह चुके हैं, लेकिन शिवसेना ने सामना में छपे एक आर्टिकल के जरिए कांग्रेस को तोड़ जवाब दे दिया। सामना में लिखा गया कि पार्टी जल्दी ही औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने जा रही है। औरंगजेब राज्य के धर्म और अभिमान का प्रतीक नहीं रहा है। कांग्रेस को इस तथ्य को समझना चाहिए कि मुगल शासक कोई सेकुलर शासक नहीं थे। औरंगजेब के नाम पर महाराष्ट्र की भूमि पर एक भी शहर होना छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। औरंगजेब महाराष्ट्र के धर्म या स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है। इसके साथ ही शिवसेना ने साफ कर दिया कि औरंगाबाद का नाम बदलने के मुद्दे से वो कभी पीछे नहीं हटी। औरंगाबाद का संभाजीनगर नामकरण बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। उसे 30 साल हो गए। अब सिर्फ सरकारी कागज पे बदलना है। मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी में ये कोई मतभेद का विषय नहीं है। जब एक साथ बैठ जाएंगे तो मसला सुलझ जाएगा, लेकिन शिवसेना की भूमिका हमेशा रही, उसमें कोई बदलाव नहीं। औरंगाबाद का नाम बदलने पर सिर्फ महाविकास आघाड़ी सरकार में ही तनातनी नहीं है, बल्कि शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलने को लेकर राजनीति जमकर शुरू हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है शिवसेना द्वारा कि इसका नाम संभाजीनगर होना चाहिए। सरकारी तरीके से इसका वजूद संभाजीनगर होगा तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि औरंगजेब के जमाने से इसका नाम चला आ रहा है, वह हमें नामंजूर है। और यही वजह है कि किसी भी सूरत में इसका नाम बदलने को लेकर शिवसेना अलग तरीके से राजनीति कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है, साफ साफ कहा है कि हमें किसी भी शहर का, किसी भी राज्य का नाम बदलना नामंजूर है और हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी भी नाम बदले जाने के पक्ष में है, लेकिन शिवसेना ने हमला बोला कि जब बीजेपी इलाहाबाद, फैजाबाद और दिल्ली के औरंगजेब मार्ग का नाम परिवर्तन कर सकती है, तो महाराष्ट्र में सरकार होने पर किस वजह से उसने ये बदलाव नहीं किए। औरंगाबाद शहर का नाम संभाजीनगर रखना यह शिवसेना की दोगलेपन की राजनीति है। यदि इनको संभाजी महाराज से प्रेम होता तो जब महाराष्ट्र में हमारे संग 5 वर्ष सत्ता में थे, उस दौरान औरंगाबाद महानगर पालिका में इन्हीं की सत्ता थी, तो उस समय कौन सी निद्रा में थे? उस समय शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव इन्होंने सरकार के पास क्यों नहीं भेजा? लेकिन बवाल अकेले औरंगाबाद का नाम बदलने पर नहीं है। शिवसेना सांसद सदाशिव लोखंडे ने अहमदनगर का नाम बदलकर अंबिका नगर या आनंद नगर रखने की मांग भी उठा दी है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, मंदिरों को भी बनवाया, मस्जिदों को भी बनवाया। अब आप लोग जो है सिर्फ इशू इलाके की मुस्लिम नाम है, इस तरह से नाम बदल करके जो नफरत फैलाने का काम हो रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितने भी नाम रखना है, देवी देवताओं का नाम, गैर मुस्लिम हिंदू राजाओं का नाम, हम सब सपोर्ट करते हैं। बनाइए ना शहर, नया कोई एक शहर बनाने को तैयार नहीं है। पुराने शहरों का नाम बदल करके बड़ी वाह जो लूटना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत चीज है। अहमदनगर शहर का नाम वहां के प्रथम शासक अहमद निजाम शाह पर रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि बाला साहेब थोराट अहमदनगर के ही रहने वाले हैं। नाम बदलने की राजनीति शुरू होने के बाद तय है कि उद्धव सरकार में तनातनी भी शुरू होगी।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस ने एक रक्षा नीति विधेयक पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया। इस विधेयक में अमेरिकी सैनिकों के वेतन में 3% बढ़ोतरी और रक्षा नीति से संबंधित नियम हैं। किसान आंदोलन के बीच किसानों ने जियो पर एमएनपी सेवा को रोकने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की है। वहीं यूजर्स का कहना है कि किसानों ने जियो का बहिष्कार किया है, इसी वजह से जियो ऐसा कर रहा है। सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी पर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर यह कार्रवाई की है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट मैच के लिए टी नटराजन को टीम में शामिल कर लिया गया है। नटराजन ने आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की जिम में वर्कआउट के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक गांगुली ने सीने में दर्द की शिकायत की है। इसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में औरैया के नेशनल हाईवे पर हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां एक ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। छत्तीसगढ़ में धमतरी के सिहावा में छेड़खानी के आरोपी की युवती ने सरेआम चप्पल से पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर कलेक्ट्रेट में अटल जन सुविधा केंद्र की शुरुआत डीएम ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के हाथों करवाई। ये केंद्र 24 घंटे काम करेगा, जिसमें 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल के मालिक मुकेश अंबानी दोबारा एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 2 दिन पहले ही मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले उद्योगपति झोंग शॉनचान एशिया के सबसे रईस शख्स बने थे। बिहार में एनडीए सरकार को लेकर अटकलबाजियों का दौर जारी है। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने और महागठबंधन में जाने की चर्चा तब और तेज हो गई जब खुद राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पर बयान दिया। इसके बाद सुशील मोदी को बचाव के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू विधायकों के पाला बदलने की चर्चा पिछले कुछ दिनों से गर्म है। तस्वीर साफ करने के लिए नीतीश कुमार के पुराने दोस्त सुशील मोदी सामने आए। ट्वीट किया, गरीबों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं ने जिस पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी नेतृत्व को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, उसका कोई न कोई शख्स एनडीए के विधायक तोड़ने के नित नए बड़बोले दावे कर अपनी लॉयल्टी साबित कर रहा है। इनमें कोई राजनीतिक सच्चाई नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद की पार्टी अपने दर्जन भर एमएलए एमएलसी को जेडीयू में जाने से रोक नहीं पाई। वहीं एनडीए में दरार की चर्चा ने जोर तब और पकड़ा जब लालू यादव की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खुलकर कहा कि एनडीए सरकार में नीतीश कुमार की नहीं चल रही। नीतीश कुमार का चलता तो बीजेपी थोड़ी चढ़ता ऊपर, उनका बीजेपी उनका ऊपर चढ़ा हुआ है, तो कमजोर पड़ गए हैं। अब करे तो क्या करे, पहले ही सोच समझ के उनको वोट लाना चाहिए था कि अभी हमारा साथ घात हो गया, तो घात हो रहा। नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के सवाल पर राबड़ी देवी ने कहा कि इस पर आरजेडी के नेता और विधायक चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को ऑफर देते हुए कहा था कि अगर वो तेजस्वी को सीएम बनाते हैं तो आरजेडी उन्हें पीएम कैंडिडेट के तौर पर समर्थन देगी। उसके बाद आरजेडी नेता श्याम रजक ने दावा कर दिया कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 38 दिन से जारी है। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे। इस बीच सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। 4 जनवरी को सरकार के साथ फिर से एक अहम बैठक होने वाली है, जिसके लिए किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। और संकेत ये है कि अगर इस बार बात नहीं बनती है तो फिर देश भर में आंदोलन को तेज किया जा सकता है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि अब उनका रुख सख्त हो सकता है। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नजदीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुंचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे।
पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहाँ से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो है वो भंडाफोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंटर डाल दो ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान हैं, पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है। 26 तारीख तक का ये कॉल है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम हमने दिए, वो मैं आपको। और इस बीच ठंड की वजह से किसान लगातार बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो बॉर्डर से हटने को तैयार नहीं। 38वें दिन बहुत ज्यादा सर्दी है, तापमान 2 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और मेरे साथ ये तमाम जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं और आज इन किसानों के बीच डॉक्टर्स भी पहुंचे हैं। यहाँ पर बकायदा मेडिकल कैंप लगाया गया है, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था की गई है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से किसान लगातार इस सर्दी में डटे हुए हैं, वो बीमार भी हो रहे हैं और उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब घेर रहा है। एक तरफ कोरोना काल भी है, ऐसे में ज्यादा सावधानी की जरूरत है। तो डॉक्टर्स यहाँ खुद पहुंचे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आदि से व्यवस्था की जा रही है। जो किसान यहाँ मौजूद हैं, आज अब उनसे पूछते हैं 38वें दिन कि क्या कुछ चल रहा है। 38वां दिन है, लगातार किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। 4 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की भी रणनीति किसानों ने बताई है। 4 तारीख को बनेगी बात। 4 तारीख अभी परसों 4 तारीख है और बुलाया है उन्होंने, जो भी बात होगी अब वो तो हमारा हाईकमान जो है, जो हमारी 40 संगठनों की कमेटी बनी हुई है वही तय करेंगे। लेकिन इसमें यह तय है कि जब तक ये कानून वापस, तीनों कानून वापस नहीं होंगे, जब तक किसान को यहाँ से पीछे हटने वाला नहीं है। किसान किस स्थिति में? ठंड बहुत ज्यादा? कुछ नहीं है, तो ठंड में तो किसान रहता ही है। रात में 2 बजे पानी चला रहा है, 12 बजे चला रहा है, सुबह 4 बजे चला रहा है, तो ठंड का तो ये तो हमेशा झेलनी पड़ती है। जैसे खेत में ऐसे यहाँ है, कोई परेशानी नहीं है। आप यहाँ दृढ़ निश्चय देख सकते हैं, एक डिटर्मिनेशन देख सकते हैं, ये आंदोलन के प्रति है। हम ये जानना चाहेंगे, दवाइयाँ भी यहाँ पर आई हैं, बहुत सारे किसान बीमार हो रहे हैं, कितनी मुश्किल हो रही है? देखो अभी जो आज के हालात है, मुश्किलें तो हैं, क्योंकि सवेरे ऊपर मौसम का भी थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन ये है किसान है अपनी बात पर आवाज। सवेरे एक हमारे किसान भाई ने वहाँ पे जो है सुसाइड किया उन्होंने। मुंबई के दहिसर रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग की जान रेलवे ट्रैक को पार करने के दौरान बाल बाल बच गई। बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि इसी बीच ट्रेन सामने से आ गई। गनीमत रही कि ट्रेन की टक्कर मारने से पहले वहां एक कांस्टेबल पहुंच गया और उसने बुजुर्ग को हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर वापस खींच लिया। इस वीडियो को आप देखिए कैसे कांस्टेबल ने खींचा है बुजुर्ग को। हालांकि दोनों गिर पड़े, लेकिन बुजुर्ग की जान बच गई। ये देखिए, ये बुजुर्ग इस ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ सामान गिरा और उसको उठाने के लिए वापस ट्रैक पर वो बुजुर्ग लौटे, तभी ट्रेन आ गई वहां पर। और कांस्टेबल मुस्तैद था वहां पर। कुछ सेकंड्स का अंतर रहा और कांस्टेबल ने प्लेटफॉर्म पर खींचकर इन बुजुर्ग की जान बचा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओडिशा के संबलपुर में IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। कि इस साल कोविड संकट के बावजूद भारत ने पिछले सालों की तुलना में ज्यादा यूनिकॉर्न दिए हैं। आज खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक जो अभूतपूर्व रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उनमें स्टार्टअप्स के लिए स्कोप लगातार बढ़ रहा है। आपको इन नई संभावनाओं के लिए खुद को तैयार करना है। आपको अपने कैरियर को
भारत की आशाओं और आकांक्षाओं के साथ जोड़ना है।